वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का पेपर गणित में यानी पेपर मैथ्स में यानी मैथमेटिक्स में मैं आप लोगों को इकाई 12 सर्वांग समता और समरूपता के बारे में बताने वाली हूँ। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने पिछली वीडियो में आपको सर्वांग समता के बारे में बता दिया है कि सर्वांग समता क्या होती है, यानी कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में बता दिया है और त्रिभुज में सर्वांग समता की शर्तें भी पढ़ा दी थी। तो आज मैं आपको केवल समरूपता के बारे में बताऊंगी, यानी समरूपता क्या होता है और समरूपता की क्या क्या, त्रिभुज में समरूपता की क्या क्या शर्तें हैं, इनके बारे में बताने वाली हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए आज देखते हैं समरूपता के बारे में, पढ़ते हैं कि समरूपता क्या होता है। तो समरूपता में सबसे पहले हम सर्वांग समता की बात कर लेते हैं, क्योंकि कल मैंने पढ़ाया था। तो सर्वांग समता क्या, मैंने आपको क्या बताया था, सर्व अंग समता, ठीक है, इसको अलग अलग करके मैंने बताया था। सर्वांग समता का मतलब क्या बताया था, सर्वांग समता को हम जब अलग अलग करेंगे तो आएगा सर्व प्लस अंग प्लस समता, ठीक है, यानी कि समान जिसके सभी अंग समान। सर्व मतलब सभी, अंग का मतलब तो अंग ही होता है और समता मतलब समान, जिसके सभी अंग समान होते हैं, ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, सर्वांग समता कहते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं समरूपता। समरूपता को हम इंग्लिश में सिमिलैरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिमिलैरिटी कहते हैं, सिमिलैरिटी कहते हैं। ठीक है, समरूपता को हम इंग्लिश में सिमिलैरिटी कहते हैं। ठीक है, सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है, समरूपता। समरूपता को हम अगर अलग अलग तोड़ेंगे तो ये क्या होगा, सम प्लस रूप, क्या हो जाएगा, सम प्लस रूपता। ठीक है, रूपता। ठीक है, तो इसको जब अलग अलग तोड़ेंगे यानी कि समान, यानी जिसका रूप समान होता है, यानी रूप का समान होना। सिमिलैरिटी यानी समरूपता का मतलब होता है रूप का समान होना, यानी एक जैसी आकृति का दिखना, भले ही उसका साइज अलग अलग हो। आपने क्या पढ़ा था सर्वांग समता में, आपने क्या पढ़ा था कि जब दो त्रिभुज थे, दोनों त्रिभुज की तीनों भुजाएं, अगर इसकी 3 सेंटीमीटर है, इसकी 4 सेंटीमीटर है और इसकी 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी भी 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर होगी, यानी दोनों का साइज और शेप समान ही होगा। लेकिन समरूपता में क्या होता है, समरूपता में ऐसा नहीं होता। समरूपता में केवल रूप समान होते हैं। ठीक है, केवल इसमें क्या होता है, रूप समान होता है, लेकिन इसका साइज अलग अलग होता है। ठीक है, इसका क्या होता है, इसका केवल रूप समान होता है। ठीक है, इसका शेप जो होता है वो समान होता है, लेकिन इसका साइज अलग अलग होता है। अगर ये 3 सेंटीमीटर, यानी मान लो इसको ABC मान लिया और इसको मैंने DEF मान लिया, तो अगर हमारा त्रिभुज AB यानी हमारा कोण भुजा हमारी AB जो है, ठीक है, क्या संगत भुजा जो हमारी AB है, अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो जरूरी नहीं कि हमारा जो ये दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा 4 सेंटीमीटर हो, ये 6 सेंटीमीटर होगी, यानी कि इसका रूप तो समान होगा। अगर ये त्रिभुज होगा तो ये भी त्रिभुज ही होगा। ठीक है, लेकिन इसकी भुजाएं अलग अलग होंगी। समझ में आ गया? समरूपता का मतलब क्या होता है, रूप समान होंगे लेकिन उसकी साइज, उसका आकृति, यानी उसकी आकृति समान होगी, लेकिन उसकी जो उसका साइज होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। समझ में आ गया? आपने पढ़ा था कि सर्वांग समता में आपने क्या पढ़ा था, सर्वांग समता में आपने पढ़ा था कि इसको हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। ये सर्वांग समता का चित्र होता है, चिन्ह होता है, सॉरी, इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। लेकिन समरूपता का चिन्ह केवल ये होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये समरूपता का चिन्ह होता है। इस तरीके से हम समरूपता को प्रदर्शित करते हैं। तो ये थी हमारी कुछ इम्पॉर्टेंट बातें समरूपता और सर्वांग समता में। मैंने एक डिफरेंस भी आपको बता दिया कि एक इन दोनों के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटी हैं, क्या क्या इन दोनों के बीच विभिन्नताएं हैं, इसके बारे में बता दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सर्वांग समता में क्या था, सर्वांग समता का मतलब होता है सभी अंग समान, यानी उसका साइज भी समान होगा, उसका शेप भी समान होगा। अगर त्रिभुज एक त्रिभुज है तो दूसरा भी त्रिभुज होगा। अगर इसकी सारी भुजाएं, मान लो इसकी सारी भुजाएं 3 सेंटीमीटर हैं तो इसकी भी सारी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, यानी साइज और शेप दोनों में ये समान होंगे। लेकिन समरूपता में क्या होता है, साफ साफ दिया गया है समरूपता, केवल रूप की बात की गई है, इसका रूप समान होगा, यानी अगर एक त्रिभुज है तो दूसरा भी त्रिभुज होगा, लेकिन इसका साइज समान नहीं होगा। ठीक है, अगर इसका
इसकी जो संगत भुजाएं ए बी जो है वो अगर आपकी 3 सेंटीमीटर है तो इसकी संगत भुजा यानी ए बी जो होगी वो 4 सेंटीमीटर होगी। समझ में आ गया? यानी ये केवल रूप में समान होंगे। ठीक है, सर्वांग समता में आपने क्या पढ़ा, इसको हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, और समरूपता को हम केवल इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया? तो आपको समरूपता और सर्वांग समता की सिमिलैरिटी और उसकी डिफरेंस आपको पता हो गए होंगे। ठीक है, तो समरूपता का मतलब क्या होता है? जिसका रूप समान होता है। ठीक है, जिसका रूप समान होता है, जिसकी आकृति एक जैसी दिखती है लेकिन भले ही उसका साइज अलग अलग हो। ठीक, अब हम इसमें देखते हैं कि क्या कहा गया है। ये SCERT का नोट्स है, SCERT आपकी जो बुक है उसका ये नोट्स है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। कहा गया है कि इस इकाई के अध्ययन में निम्नांकित की जानकारी होगी: सर्वांग समता का ज्ञान और समरूपता का ज्ञान, जो मैंने अभी आपको करा दिया है कि सर्वांग समता को हम कैसे पहचानेंगे और समरूपता को कैसे पहचानेंगे। रूप से ही समझ जाना, केवल यहाँ पर रूप समान होता है, उसकी आकृति समान होती है लेकिन उसका साइज अलग होता है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, किसी निश्चित वर्ष के 2 रुपए के सिक्कों को लेकर यदि उनको एक दूसरे के ऊपर रखा जाए तो वे एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेते हैं। यह सिक्के आपस में सर्वांगसम है। सर्वांगसम में हमने क्या कहता है, जिसकी आकृति और शेप यानी जिसकी आकृति और जिसका साइज जो होता है वो बराबर होता है तो वो क्या कहलाते हैं, सर्वांगसम कहलाते हैं। अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो आपको अच्छे से पता होगा कि अगर एक रुपए के 2 सिक्के हैं और आप उनको एक दूसरे के ऊपर रखिए तो नीचे वाला ढक जाता है, यानी छिप जाता है, क्योंकि उनकी जो आकृति और उनका जो साइज है वो क्या है, समान है। गुलाबी रंग के कागज पर 5 इंच रेखा भुजा का एक वर्ग तथा हरे रंग के कागज पर 5 इंच भुजा का दूसरा वर्ग बनाकर वर्गों को काटकर कागज से अलग करने के पश्चात यदि इन दोनों वर्गों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाए तो दोनों वर्ग एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेते हैं। यानी कि यहाँ पर ये कहा गया है कि हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप गुलाबी रंग का वर्ग ले रहे हैं, वर्ग इस तरीके से बनता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वो क्या होता है, वर्ग होता है। और हमें ये मान लो ये गुलाबी रंग का है यानी ये पिंक कलर का है और ये हरे रंग का है यानी ये ग्रीन कलर का है, तो इससे हमें मतलब नहीं है। अगर इसका साइज यानी ये 3 सेंटीमीटर भुजा वाला है और ये भी 3 सेंटीमीटर भुजा वाला है तो हमें रंगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब ये इस वाले यानी जो आपका गुलाबी रंग का जो आपका वर्ग है और हरे रंग का एक वर्ग है और दोनों का शेप और साइज समान है, तो अगर आप हरे वाले को गुलाबी के ऊपर रखेंगे तो गुलाबी वाला नीचे छिप जाएगा, क्योंकि दोनों का साइज तो समान है। तो इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर रंग है तो दिखने लगेगा, ऐसा नहीं है। अगर दोनों का साइज यानी आकृति और आकार अगर दोनों का समान है तो नीचे वाला क्या होता है, छिप जाता है। ठीक है, फिर ये कहा गया है नेक्स्ट है, तो ये वर्ग आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, क्योंकि इनका आकृति और आकार दोनों समान है। जब 2 आकृतियां एवं दूसरों को पूर्णतः ढक लेती है तो उन आकृतियों को हम क्या कहते हैं, सर्वांगसम कहते हैं। यानी जिन 2 त्रिभुजों की आकृति और आकार समान होते हैं ऐसे त्रिभुजों को हम क्या कहते हैं, सर्वांगसम कहते हैं। कल मैंने इसको आपको डिटेल में बता भी दिया था और इनकी शर्तें भी बता दी थी। अब आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार 2 सर्वांगसम आकृतियां समान आकृति तथा समान माप की होती हैं। वे आकृतियां जो समान रूप की होती हैं किंतु समान आकार की नहीं होती उन्हें हम क्या कहते हैं, यानी कि वे 2 सर्वांगसम आकृतियां समान आकृति तथा समान माप की तो होती हैं, लेकिन वे आकृतियां जो समान रूप की तो होती हैं यानी उनका शेप तो जो है वो समान होता है लेकिन उनका साइज अलग अलग होता है, ऐसी आकृति क्या कहलाती हैं, समरूप कहलाती हैं। ठीक है, समरूपता कहलाती हैं। यदि किसी व्यक्ति की किसी एक खास फोटो की 3-4 प्रतियां जो कि विभिन्न मापों की हों बनवाई जाए तो ये फोटो के चित्र समरूप कहलाए जाएंगे। बड़े और छोटे फोटो चित्रों की संगत भुजाओं में अनुपात समान होगा। यानी कि ये कहा गया है, मान लो कि आपने 3-4 फोटो निकलवाए, कुछ आपने पासपोर्ट साइज फोटो निकलवाए, कुछ ऐसे ही बड़े निकलवाए, इससे हमें नहीं मतलब है। अगर आपने उन्हें वर्ग में निकलवाया होगा, इस तरीके से एक आपने छोटा पासपोर्ट साइज निकलवाया होगा और आपने एक बड़ा सा निकलवाया होगा, तो यहाँ पे ये बताया गया कि इनकी आकृतियाँ, इनका जो शेप है वो तो समान है लेकिन इनका जो साइज है वो क्या है, अलग अलग है। क्योंकि ये छोटे बड़े हैं इसलिए अलग अलग है। तो रूप तो समान है लेकिन इनका जो साइज है, ठीक है, वो क्या है, अलग अलग है। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, समरूपता कहते हैं। यानी जहाँ पर रूप समान हो लेकिन उनका साइज जो है वो अलग अलग हो, यानी उनका जो आकार है वो अलग अलग हो। फिर नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति की किसी एक खास फोटो को, अरे ये तो मैंने पढ़ा दिया।
फिर क्या होता है, हाँ, यदि किसी व्यक्ति की किसी एक खास फोटो को 3-4 प्रतियों जो कि विभिन्न मापों की ही बनवाई जाए तो ये फोटो के चित्र समरूप कहलाएंगे। बड़े और छोटे फोटो चित्रों की संगत भुजाओं के अनुपात समान होगा। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि बड़ा और छोटा चित्र होगा उसकी जो संगत भुजा के बारे में मैंने आपको कल बता ही दिया था कि संगत भुजा किसे कहते हैं। ठीक है, संगत भुजा या संगत कोण किसे कहते हैं। संगत भुजा का मतलब हो गया जैसे ये बना हुआ है आपका, ठीक है, ये त्रिभुज है, इसका क्या है, ABC नाम है ABC। तो संगत भुजा हम किसे कहेंगे, जब दो को मिलाएंगे, A और B को मिलाएंगे, यानी AB बराबर 3 सेंटीमीटर, हम ऐसे लिखेंगे AB बराबर 3 सेंटीमीटर, तो ये संगत भुजा हो गई। ठीक है, यानी AB को हमने एक साथ लिखा, जैसे CD ये आपकी संगत भुजा है। इस तरीके से जब आप बोलेंगे, अब केवल आप बोलेंगे त्रिभुज कोण C तो या भुजा C आप बोलेंगे तो ये संगत नहीं होगी क्योंकि ये अकेला है। ठीक है, जब आप दो भुजाओं को एक साथ बोलते हैं तो क्या होता है, ये संगत, जैसे हमने बोला त्रिभुज या हमने बोला भुजा, संगत भुजा CD। संगत भुजा अगर हम लिखेंगे तो संगत भुजा को हम लिखेंगे बराबर CD। फिर हम कहेंगे संगत भुजा CB, संगत भुजा AB, संगत भुजा DA, इस तरीके से बोलते हैं। यानी जब दो नाम को एक साथ बोलते हैं तो उन्हीं को हम संगत भुजा कहते हैं। अगर संगत कोण की बात की जाए तो हम कहेंगे कोण C और D ये क्या है, संगत कोण है। ठीक है, कोण CDA ये क्या है, संगत कोण है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम संगत भुजाओं और संगत कोणों को बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नांकित चतुर्भुज, यानी ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, 4 भुजाओं वाला। चतुर मतलब 4 और भुज मतलब भुजा, यानी 4 भुजाओं वाला। तो ये 4 भुजाओं वाला है, 1 2 3 4। ठीक है, तो लिखा है निम्नांकित चतुर्भुज ABCD, यानी क्या है, निम्नांकित चतुर्भुज क्या है, ABCD और A', B', C', D' ये दिया हुआ है। इनकी संगत भुजा और संगत कोणों पर विचार करेंगे, यानी इनकी जो संगत भुजा और इनके संगत कोण पर हम विचार करेंगे। तो कैसे विचार करेंगे, चलिए देखते हैं। इनकी संगत भुजाएं कौन कौन सी हैं। और आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि जितने भी हमारे जो सर्वांगसम होते हैं वो त्रिभुज, सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप तो होते हैं, लेकिन सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ ध्यान और रखिएगा कि संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा समान होता है। कैसा होता है, समान होता है। जितनी भी हमारी संगत भुजाएं हैं उनका जो अनुपात होता है वो समान होता है। कैसे, चलिए आइए आपको अब बताते हैं। जैसे यहाँ पे कहा गया संगत भुजाएं, ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया, संगत भुजाएं। अब इनमें हम संगत भुजा कैसे प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पे कहा गया है DC क्या है, आपकी संगत भुजा है। तो DC किसके समान है, D', C' के समान है। हमने आपको बताया है कि इनका रूप केवल समान होना चाहिए, भले ही इनका अनुपात क्या है, इनकी जो माप है, यानी इनका जो साइज है, भले ही वो अलग अलग हो। तो हम हमेशा ऐसे ही लिखेंगे, त्रिभुज त्रिभुज DC बराबर क्या लिखेंगे, त्रिभुज D' और C' लिखेंगे। त्रिभुज DC अपॉन त्रिभुज D' और C', क्योंकि क्या होता है, संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा क्या होता है, समान होता है। तो किसी भी चीज़ को हम अनुपात में लिखेंगे, जैसे कि 1 अनुपात हम 2 लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं, इसको जब हम बटे में, इसको क्या करते हैं, इसको हम बटे में इस तरीके से भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया। कोई भी आपका नंबर हो, जैसे 2:4 है तो इसको हम 2/4 भी लिख सकते हैं। 3:4 है तो इसको हम 3/4 लिख सकते हैं। तो ऐसे ही त्रिभुज हमारा DC जो है वो किसके समान है, वो त्रिभुज D' और C' के समान है। तो इसे हम DC अपॉन D' C' भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया। तो वही यहाँ पे बताया है कि संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, तो हम इस तरीके से लिखते हैं। तो त्रिभुज DC अपॉन D' और C'। तो DC का मान क्या है, DC का मान है आपका, यानी संगत भुजा DC का मान आपका है 4.0 लिखा है। तो जहाँ पर पॉइंट के बाद 0 आता है उसे हम कट कर देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो हम इसे 4/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या आ गया, 4, तो हम 4/2 लिखेंगे, क्योंकि आपकी संगत भुजा D' C' का मान 2 है। तो हम क्या लिखेंगे, और आपको पता है इसको हम DC/D' और C' लिखते हैं, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 4/2। ठीक है, नेक्स्ट है आपका त्रिभुज AD कहाँ है, ये है। त्रिभुज AD अपॉन त्रिभुज A' और D' लिखेंगे, यानी इस भुजा को देखेंगे तो इस भुजा को अनुपात में लिखेंगे, इसको अनुपात में लिखेंगे, इसको अनुपात में लिखेंगे, इसको अनुपात में लिखेंगे, बिल्कुल एकदम जैसे आप सर्वांग समता में लिखते थे। ठीक है, अब संगत भुजा क्या है, संगत भुजा हम किसकी बात कर रहे थे, AD की। हाँ,
AD संगत भुजा AD और संगत भुजा A डैश D डैश, ठीक है, संगत भुजा AD अपॉन संगत भुजा A डैश D डैश, ठीक है। तो संगत भुजा AD क्या है 3.0 है, तो ये 0 हट जाएगा तो 3 बचेगा, और ये 1.5 है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है 3.0 अपॉन 1.5, तो इसके इस दशमलव के बाद भी एक संख्या है, इस दशमलव के बाद 0 है, तो इसको कट कर देंगे तो क्या हमारे पास बचेगा, नहीं हम इसको ऐसे ही कट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया 3/1.5 लिख दिया, ठीक है। फिर क्या है त्रिभुज BA कहाँ है, ये संगत भुजा BA, सॉरी संगत भुजा BA और संगत भुजा B डैश अपॉन संगत भुजा B डैश और A डैश। तो BA क्या है 4.6 है और B डैश A डैश क्या है 2.3 है। तो इस तरीके से हम इसको उतार लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास बचा क्या, अब हमारे पास बचा त्रिभुज CB बचा, अभी ये बचा है, हमने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, अभी हमारे पास त्रिभुज नहीं सॉरी संगत भुजाएं CB बटे संगत भुजाएं C डैश अपॉन B डैश। तो हम क्या करेंगे 4/0.8 बटे 2.4 लिख लेंगे, समझ में आ गया। इस तरीके से आप उतार लेंगे। अब हम ये चीज़ यहाँ पर मतलब बताई गई किस तरीके से आप संगत भुजाओं को उतारेंगे, ये चीज़ आपको बताई गई जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि जैसे कि ये आपका ये चतुर्भुज है, ठीक है, ये चतुर्भुज आपको दे दिया जाएगा और इसमें से एक आपका नहीं होगा, मतलब एक को आपको हल करना होगा। यानी जैसे कि CD दे दिया गया, संगत भुजा CD दे दी गई, DA दे दी गई, AB दे दी गई और CB को आपको हल करना होगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप उतार के पूरा फिर आप क्या करेंगे उसको हल करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम कोड़ों को कैसे देखते हैं, संगत कोड़ों को किस तरीके से समझेंगे। तो देखिए कोड़ों को भी जो जहाँ पर जैसा कोड होगा उसको वहीं पर लिखेंगे। जैसे यहाँ पे कोड D है तो हम ये कोड D डैश बटे कोड D डैश लिखेंगे। कोड A को देखेंगे तो बटे कोड A डैश लिखेंगे। जहाँ पर जो संख्या होगी उसको वहीं पर ही लिखेंगे, समझ में आ गया। और एक चीज़ का ध्यान है कि ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे ADCB दे दिया गया और यहाँ पर A डैश D डैश C डैश हमेशा ऐसा होगा, ऐसा नहीं। यहाँ पर PQRS भी दे दिया जाएगा, लेकिन जहाँ पर जो कोड होगा उसी के बारे में हम उसी के नीचे उस कोड को लिखेंगे, समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कोड D बराबर कोड D डैश बराबर कितना है 100 है, यानी कोड D और कोड D डैश किस बराबर कितना है 100 है, ठीक है। ये भी 100 है, ये भी 100 है। फिर कहा गया है कोड C बराबर कोड C डैश बराबर कितना है 81, यानी कोड C डैश और कोड C और कोड C डैश बराबर कितना है 81, दोनों कोड बराबर है ना। फिर कहा है कोड A और कोड A डैश भी दोनों बराबर हैं, यानी कोड A और कोड डैश दोनों बराबर हैं, कितना है 112। फिर कोड B कहा गया है तो कोड B और कोड B डैश दोनों बराबर है, कितना है 67, ठीक है। इस तरीके से हम लिखेंगे। इसी तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट कहा गया है उपयुक्त चित्र A और मतलब 1 और 2 की संगत भुजाओं का अनुपात एक समान, यहाँ पर अनुपात 2 है तो संगत कोण भी एक समान है, ठीक है। यानी कि किसी भी समरूप त्रिभुज की समरूपता का जो संगत भुजाएं होती हैं उनका अनुपात हमेशा क्या होता है समान होता है और उनका कोण भी समान होता है, ठीक है। यानी संगत भुजा और संगत कोण दोनों क्या होते हैं समान होते हैं। नेक्स्ट देखिए ये आकृतियां समरूप हैं, ये भी आकृतियां समरूप हैं। यानी अभी आपने त्रिभुज के बारे में देखा, अब आप वर्ग के बारे में देखने जा रहे हो। सेम वैसे ही वर्ग का भी प्रोसेस रहता है। अब निम्नलिखित दो आकृतियां जो कि एक वर्ग और दूसरी आयत है। यहाँ पर क्या है ये एक वर्ग है और ये क्या है एक आयत है, यानी ये आकृतियां अलग अलग हैं। पर ध्यान दीजिए इनके संगत कोण बराबर हैं परंतु उनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में नहीं है, अतः दोनों आकृतियां समरूप नहीं है। यानी कि यहाँ पे कहा गया है भाई एक वर्ग है और दूसरा आयत है, तो हमने क्या कहा कि हमने समरूप में क्या पढ़ा है जिसका रूप समान हो। भाई अगर इसका रूप समान नहीं होगा तो हम ये आपकी समरूपता नहीं कहलाई जाएगी, ठीक है। जिसका रूप अगर ये आपका वर्ग था तो ये भी वर्ग ही होना चाहिए। हमें इससे मतलब नहीं है कि इसकी भुजाएं बराबर हैं, इससे हमें मतलब नहीं है। केवल क्या होता है देखिए समरूप में मैंने क्या बताया था, दोनों अगर ये एक त्रिभुज है तो ये भी त्रिभुज होना चाहिए। हमें इसके साइज से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसकी जो आकृति है इसका जो रूप है वो सेम होना चाहिए।
लेकिन यहाँ पे क्या है, एक वर्ग दिया गया है जिसमें ये एक वर्ग है और ये एक आयत है, तो ये समरूप नहीं कहलाएगा, ये गलत है। ये भी वर्ग होना चाहिए था और ये भी वर्ग होना चाहिए था, तभी हम इसको सॉल्व कर सकते थे। तो यही कहा गया है यहाँ पर कि दो आकृतियाँ जो एक वर्ग और दूसरी आयत है, पर ध्यान दीजिए इनके संगत कोण यानी इनके संगत कोण जो हैं वो बराबर हैं, ठीक है, परंतु इनकी संगत भुजाएं समान अनुपात में नहीं, लेकिन इनकी संगत भुजाएं भी समान अनुपात में नहीं, तो दोनों आकृतियां समरूप नहीं है। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि वर्ग और समचतुर्भुज की संगत भुजाएं समान अनुपात में है, परंतु उनके संगत कोण बराबर नहीं है, ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं है। समझ में आ गया कि एक वर्ग है और एक चतुर्भुज है, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है कि समचतुर्भुज हैं, संगत भुजाएं समान अनुपात में है, लेकिन इनके संगत कोण बराबर नहीं है। हमें इससे मतलब नहीं है, इसका मतलब ये है कि भले इसकी आकृति समान होनी चाहिए, भले इसका रूप समान होना चाहिए, भले उसका साइज अलग अलग हो, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। समझ में आ गया। भले ही उसका साइज अलग अलग हो, समझ में आ गया। यहाँ पे ये कहा गया है कि देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, यहाँ पे ये कहा गया है कि ये समचतुर्भुज होते हुए भी लेकिन इनके जो ये नंबर्स हैं ये समान नहीं है, ठीक है, ये चीज़ बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, ऐसी आकृतियाँ जो रूप में समान हो परंतु उनके आकार भिन्न हो, समरूप आकृतियाँ कहते हैं। यानी ऐसी आकृति जिनके रूप तो समान हो, ठीक है, जिनका शेप रूप समान हो लेकिन उनके आकार भिन्न भिन्न हो, ठीक है, समरूप आकृतियाँ कहते हैं। यानी रूप समान हो लेकिन आकार अगर भिन्न भिन्न हो तो भी हम उन्हें समरूप आकृतियाँ कहते हैं। अब ये देखिए आपका समरूप त्रिभुज है, ठीक है, इनके रूप देखिए, इनके रूप समान है लेकिन आकृतियाँ इनकी क्या है, भिन्न भिन्न है, ठीक है, सॉरी इनका आकार जो है वो भिन्न है। तो ऐसी आकृतियाँ जो रूप में समान हो परंतु उनके आकार भिन्न भिन्न हो तो उन्हें हम समरूप आकृतियाँ कहते हैं, ठीक है। यही तो आप पढ़ते आ रहे हैं। देखिए इनका रूप समान है, ये त्रिभुज बना है तो ये भी त्रिभुज बना है, लेकिन इनका साइज क्या है, इनका अलग अलग है, ठीक है। तो इस तरीके से हम समरूपता को भी समझ गए कि समरूपता किसे कहते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस सेट में कराऊंगी, यानी कि कल मैं आपको एक आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किसी भी ईयर्स का करा दूंगी, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से आपके क्वेश्चंस पेपर में आते हैं और किस चैप्टर के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जिस चैप्टर के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आप उस पर ज़्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि आपको मैथ्स में बैक आपकी नहीं लगनी चाहिए भाई, मैथ में बैक नहीं होनी चाहिए। भले ही आपके 15 नंबर आए, 16 नंबर आए, लेकिन मैथ्स में बैक ना हो, ठीक है। तो मैं आपको कल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्टार्ट कर दूंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक सॉल्व कराऊंगी, ताकि आपको उससे ये पता चल जाए कि किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। आप उन टॉपिक्स को एकदम स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, उन टॉपिक को एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि आपकी मैथ्स में बैक ना लगे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आपको सर्वांग क्षमता और समरूपता के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। तो मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।